Good evening, students. We have to discuss about today the same topic, the gravitations. Already we completed two topics, two lectures we already completed. Now today we have to discuss about the third lecture in gravitations. Okay, it's very simple topic. Let me see what points we have to discuss in this topic. Now, what we have to discuss today? We have to discuss about the Kepler's laws of planetary motions. क्या पढ़ना है अपने को? केपलर्स के लॉ. तो केपलर्स ने कितने लॉ दिया है? 3 लॉ दिया है ना. तो अपने को प्लैनेटरी मोशन के लॉ देखना है 1, 2 and 3. ओके, दैट 3 लॉ हैव टू लर्न टुडे. द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशंस. तो ग्रेविटेशन किसने बताया? सबसे पहले क्या है उसके बारे में जानना है. ग्रेविटेशन कौन सी टाइप का फोर्स है एंड द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस. ये लॉ क्या है? ये लॉ के बारे में देखना है अपने को. ग्रेविटेशन लॉ, द प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन. इसके प्रॉपर्टीज क्या है और उसका इंपॉर्टेंस कहां है डेली लाइफ में. एंड सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स विद द बेस ऑफ दैट फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन. ये देखना है आपको. यहाँ पे फॉर्मूलाज दिया है ना. तो यहाँ पे आप फिगर देखते हैं तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. तो फिगर में दिया है इंपॉर्टेंस. तो क्या है फिगर में? द ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट सन. यही केपलर्स लॉ है ना. तो केपलर्स लॉ आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा. तो यही इसमें इंपॉर्टेंस है. और द लॉस यही दिया. फोर्स क्या है तुम्हारा? जी m1m2 बाय डी स्क्वायर और आर स्क्वायर, वेयर डी इज द सेपरेशन डिस्टेंस तुम्हारा फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर मासेस. तो वो आपने देखना है इसमें. तो यहाँ पे क्या है? हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशंस. तो ग्रेविटेशंस क्या है? सबसे पहले तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स. एक फोर्स है. किसके बीच में का फोर्स है? फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. कोई भी दो ऑब्जेक्ट में का फोर्स. और ये फोर्स कैसा है तुम्हारा? इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स. कौन सा फोर्स है तुम्हारा? ये अट्रैक्टिव. सपोज दो मास है. ये क्या है? सपोज मास m1 है एंड सपोज दिस मास इज अ m2 है ना. तो ये फोर्स कितना एक्ट होता है? तो ये दो मास के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होता ही है. ये बोलता है ग्रेविटेशन. इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द अट्रैक्शंस. हर ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन. जैसे कि आप में और मेरे में भी अट्रैक्शन है. क्यों? आपको भी मास है, मुझे भी मास है, लेकिन क्या है अपना अट्रैक्शन बहुत कम है क्योंकि अपना मास बहुत क्या है? कंपेरेटिवली लेस है. तो इसने फोर्स में बताया. तो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और इसे बोलते हैं ये क्या है तुम्हारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू जी. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. फोर्स डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स? द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू मासेस. दोनों मासेस का प्रोडक्ट. तो यहाँ पे मासेस का प्रोडक्ट सपोज m1 और m2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस. डिस्टेंस कहां से होगा तुम्हारा? इसके मासेस के सेंटर कहां है? यहां पर इस डिस्टेंस है ना. ये डिस्टेंस है ना. तो क्या है तुम्हारा? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस. तो डिस्टेंस के मासेस के सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना. आप ये डिस्टेंस दिए. आप सपोज ऐसा डिस्टेंस करते हो तो आपका गलत हो जाएगा. ये डिस्टेंस नहीं. डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? सेंटर ऑफ देयर मासेस. या इसकी सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, वहां से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ये डिस्टेंस नहीं है ना. इसका मतलब ये डिस्टेंस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस ये डिस्टेंस. ये तुम्हारा क्या है? लॉज है. तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स है ना. हमेशा अट्रैक्ट करता है. और फोर्स कैसे अट्रैक्ट करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस. मासेस के सेंटर ऑफ द मासेस जो डिस्टेंस का सेपरेशन हो रहा है वो मास का अट्रैक्शन यानी क्या? तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स. देखिए तो यहां पे बताया डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. ये क्या है बेटा? यहां पर ये क्या है तुम्हारा? मास m1 है और ये क्या है? मास m2 है. दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ना. तो ये क्या है तुम्हारा? ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटी यानी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ओनली. अर्थ के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं अपन तो उसे क्या कहेंगे आप? ग्रेविटी. यहां पे ये कौन है? अर्थ. तो अर्थ क्या है? हर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है ना. तो उसे क्या कहोगे आप? ग्रेविटी. फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज द ग्रेविटी. तो ये फोर्स क्या है?
ये फोर्स भी है तुम्हारा, ये भी फोर्स है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, फोर्स है। तो ये फोर्स क्या होता है तुम्हारा, मास एंड ग्रेविटी अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा है तुम्हारा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना नजदीक आ रहा है ना। इसमें भी ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, वो भी अट्रैक्टिव। ये फोर्स क्या है तुम्हारा, द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट में का अट्रैक्टिव फोर्स है क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशन। यहां पे वैल्यू क्या है तुम्हारी, फोर्स क्या है तुम्हारा, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ जी क्या है तुम्हारी, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है वैल्यू इसकी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। वैल्यू कितनी इसकी, 10⁻⁻11। तो यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। अब देखिए वैल्यू कितना, 10⁻⁻11, इसका मतलब कितनी वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत कम है, बराबर है। वैल्यू कितनी, 6 इंटू 6.10⁻11। यहां पे क्या है वैल्यू तुम्हारी, एक्चुअली ये वैल्यू जी इज वेरिएशन। तो इसमें क्या है तुम्हारा, जी अपन जनरली लेते जी की वैल्यू क्या लेते हैं अपन, 9.8 मीटर पर इसमें वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट फिक्स, है ना। अर्थ कैसी थोड़ी सी तुम्हारी ऐसी है, इलिप्टिकल बोलते हैं अपन। तो यहां पे क्या है, ये डिस्टेंस सेम है क्या आपका, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है आपका, अलग है। तो इसमें कभी कभी वेरिएशन आते हैं जी में। तो जी में वेरिएशंस कितने आते हैं, अराउंड जी की वेरिएशन प्लस माइनस 0.035 की ये वेरिएशन आते हैं जी में, है ना। तो जी कम भी हो सकता है। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है तुम्हारी, पोल पे, और मिनिमम कहाँ होती है तुम्हारी, इक्वेटर पे, है ना। और आप ऊपर जाते हो, सपोज सरफेस के ऊपर जाते हो तो वहां पे वैल्यू कम होगी, और आप नीचे जाते हो, डेप्थ में जाते हो तो वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, कम होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कहाँ पर रहेंगी तुम्हारी, अर्थ के सरफेस पे। ओके, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्या है ग्रेविटेशन और अभी क्या है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो वही लॉ मैंने जो बताया। तो क्या है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है तुम्हारा, अट्रैक्शन है। हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग एवरी ईच एंड ऑब्जेक्ट्स, हाउ दे आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses. The force is directly proportional to their product of their masses and the inversely proportional to their square of distance from their center of the masses. क्या बोला, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, द सेंटर ऑफ, उसका जो डिस्टेंस दिया, सेपरेशन दिया उसका, यहां से और ये मास से, ये मास 1 है, मास 2 है ना। और इसका सेंटर ऑफ मास क्या है तुम्हारे, यहां से लेके ये डिस्टेंस डी है उसका, है ना। तो वहां से सेपरेट हो गया, सेपरेशन उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को अपन कंबाइन करना है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। जब तुम प्रैक्टिकली सॉल्व करे, मेनी टाइम्स इफ यू सॉल्व द इक्वेशंस यू विल गॉट द वैल्यूज ऑफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और वैल्यू कौन सी तुम्हारी, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ये तुम्हारा जी क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा फिक्स होंगी। कहां पे फिक्स होंगी, यूनिवर्स में, क्योंकि ये क्या रिलेशन, इसका रिलेशन क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट्स, इसलिए ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, फिक्स है। जी क्या है तुम्हारा 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी, फिक्स है। उसे क्या कहेंगे अपन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है, अरे सॉरी, हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, प्रॉपर्टीज के अभी बताया मैंने, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स। जितना मास ज्यादा उतना अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना सेपरेट होगी उतना अट्रैक्शन कम, बराबर ही नहीं। अभी आपको सब पता होगा कि जैसे आप दोस्त हैं, आप में क्लोजनेस बढ़ गया तो आपको अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, बराबर है। उस तरह से क्या है, मास में वही है, हमेशा तुम्हारे अभी ये नजदीक है, ये मास और ये मास क्या है तुम्हारा, इसका डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, नजदीक है, मास m1 मास m2, है ना। तो यहां पे क्या होगा, तुम्हारा डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा। बहुत दूर है ना, जैसे कि आपका दोस्त बहुत दूर है तो आपको दोस्त की हमेशा याद आती है क्या, नहीं, हमेशा रोज मिलते करते तो उसकी याद भी हमेशा आती है ना। जितना क्लोज रहेंगी उतनी यादें भी तुम्हारी रहेंगी, इतना अट्रैक्शन फोर्स क्या है तुम्हारा, ज्यादा है। उस तरह से द फोर्स इज डिपेंड्स विच फैक्टर्स पे कर रहा है तुम्हारा, जितना मास ज्यादा उतना अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, है ना।
इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस. अभी मास बहुत कम लेते हैं, सपोज अपन ये मास कम लेते हैं, है ना, तो इसका अट्रैक्शन भी क्या होगा तुम्हारा, कम होगा, है ना. मास ज्यादा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है. एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स. हमेशा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करता है, रिपेल कभी करता है क्या, नहीं. जैसे कि अपन देखे चार्ज फोर्स क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते, पर ये करता है क्या, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग. हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को नजदीकी खींचता है. इज इट क्लियर. देखिए तो यहां पे बताया आपको डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स. क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट ही करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, है ना. नेगेटिव चार्ज आए तो क्या होगा, एक दूसरे को अपोजिट चार्ज आए तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे. बट ग्रेविटेशनल फोर्स के इट इज नॉट डिपेंड अपॉन चार्जेस. क्या करेगा, इट इज अट्रैक्टिंग फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. यहां पे सिर्फ चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, चार्ज को रिपेल कर रहा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटी में वैसा है क्या, इट अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट जिसको मास है. एयर को भी मास है, बराबर है, तो एयर भी क्या है, अट्रैक्ट करेगा. ये बताया ना आपको, अर्थ के सराउंडिंग में ही क्या है, तुम्हारा एटमॉस्फेयर है. क्यों, अर्थ की ग्रेविटी है, एयर को खींच के रख ली है, एयर के मॉलिक्यूल्स को खींच के रख रही है. नहीं अट्रैक्शन नहीं होता था तो गैस होते नहीं थे अपने पास, एटमॉस्फेयर नहीं होता था, है ना, आप सर्वाइव भी नहीं होते थे. ग्रेविटी बोल के अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, होल्ड करके रखा है, इसका मतलब एयर को भी मास है ना, ये दिखाता है. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स. ये क्या करता है, ऑलवेज अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये क्या करता है तुम्हारा, अभी इसमें फोर्स ये क्या है तुम्हारा, इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी क्या है, फोर्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. इसमें क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. फोर्स इज डायरेक्ट देयर सेंटर ऑफ मासेस. तो यहां पे भी क्या है, 1/r². ये भी सेंटर ऑफ देयर, इसके इनवर्स करता है. ये दोनों के रिलेशन सेम है. सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आएगा तुम्हारा, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r² और d². और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे K लिखते हैं अपन, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r². यहाँ पे वैल्यू ऑफ K की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. आपको अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट अलग होगा. यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, G तुम्हारा क्या है, एक कांस्टेंट है ना. अभी क्या है, ये फोर्स कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा, ये K क्या है, ये फोर्स क्या है तुम्हारी, स्ट्रॉन्गर. ये फोर्स तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और ये फोर्स क्या, कंपेरेटिवली वीकर. कंपेरेटिवली वो फोर्स क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तुम्हारा, वीक है. बट रेंज ऑफ दैट फोर्स इज वेरी ग्रेट. इसकी रेंज क्या है तुम्हारी, बहुत ज्यादा तक है. मैं बोला तुम्हारा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. चार्ज यहां पे एक चार्ज है, दूसरा चार्ज वहां, तो अट्रैक्ट करेगा क्या. इसकी रेंज क्या है, लिमिटेड. इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम ज्यादा है, बट द फोर्स इज वेरी लिमिटेड, है ना. तो क्या फोर्स क्या है तुम्हारा, बहुत छोटा है, बट इसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम है. इसमें फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट रेंज इज वेरी लिमिटेड. तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर से वही है बात. क्या इंपॉर्टेंस इस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हुआ तुम्हारा, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, है ना. कोई प्लैनेट्स है, हर कहाँ पे घूम रहे तुम्हारे, अराउंड द ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना. तो वो इसका इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर बताया मैं तुम्हारे को, एटमॉस्फेयर होल्ड करके रख रहा है ना. ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एयर होगा क्या, नहीं होगा. एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अपन अर्थ पे खड़े हो सक रहे, क्यों हो सक रहे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें क्या अपने हुआ, अर्थ में भी अट्रैक्शन है ना. अर्थ क्या करिए, अपने को होल्ड करके रही है. अट्रैक्शन नहीं होता तो अपन अर्थ पे खड़े हो सकते थे क्या, उड़ना पड़ता था अपने को इधर उधर, है ना. वी आर अनेबल टू स्टेबल. तो आप इसमें अट्रैक्शन है, इसलिए क्या करें, हर एक को होल्ड करके रख रहा है. दिस इज द बेसिक, है ना. इवन नॉट द वी आल्सो, द प्लांट्स आल्सो, द इवन द एयर आल्सो, है ना. इस सभी को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है. समझ में आ गया. इज हैव द होल्डिंग कैपेसिटी.
ये सबसे इसका इंपॉर्टेंस है। और इसी की वजह से क्या है, हर ऑर्बिट में हर प्लैनेट्स दे आर आल्सो रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। नहीं तो क्या होता था, एक दूसरे में कोलिजन भी होते थे, कोलाइड्स भी होते थे। वैसे होता है क्या, नहीं। दे हैव द फिक्स डिस्टेंस, फोर्स सेम है, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, हर वही पार्ट इलेक्ट्रॉन्स भी तुम्हारे इस सेम ऑर्बिट में सेम थिंग्स। हियर द डिस्क्राइब बाय द केपलर्स। तो केपलर्स ने भी बताया, केपलर्स क्या बताया, तो एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन in an elliptical orbit where sun is one focus of that ellipse। ellipse का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे आपने क्या करे, आप घर पे करके देखो, ellipse बनाना है तो कोई भी एक थ्रेड ले लो, यू कैन जस्ट टाई द थ्रेड, है ना। तो यहाँ पे ऐसा एक दो पॉइंट ले रहे, समझे, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया और ये पॉइंट यहाँ पे लिया, नीडल ला दिया और थ्रेड्स में ट्रायंगल, एक धागा बना दिया, सर्कल बना दिया थ्रेड का, और उसको स्ट्राइट करके आप उसको जब सर्कल बना खींच के ऐसा ट्रायंगल बनाओगे, समझो अभी थ्रेड है, सपोज यू कंसिडर थ्रेड है, यहाँ से है, मैं यहाँ पे धागे को टाइट करता हूँ और मैं ऐसे एक उसको ऐसे सर्कल करता हूँ, तो ऐसी एक फिगर आएगी, है ना। तो ये फिगर को क्या बोलते हैं अपन, इलिप्स। तो क्या है, तो उसमें क्या होता है, इसमें इस सर्कल के कितने हैं, दो इलिप्स है ना, फोकस 1 एंड फोकस 2। तो केपलर्स क्या पता है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अराउंड में जो भी प्लैनेट्स घूम रहा है वो कैसा घूम रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसा घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है क्या, नहीं, इलिप्टिकल में घूम रहा है। देखो ये क्या है, इलिप्टिकल, वेयर सन इज वन फोकस ऑफ द इलिप्स। सन क्या है, इलिप्स में का एक फोकस है। इलिप्स को तो कितने फोकस होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, उसमें से सन क्या है तुम्हारा, एक है। तो इस तरह से उसका प्लैनेट्स का घूमने का तरीका है। ये किसने बताया, सबसे पहले अपने को केपलर्स, है ना। प्लैनेट सर्कुलर में घूम रहे क्या, स्फेरिकल में घूम रहे क्या, नहीं, दे आर रिवॉल्विंग, हाउ दे आर रिवॉल्विंग, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अंडे के जैसा शेप में है ना, जो ऐसा शेप है, उसे क्या कहते हैं अपन, इलिप्टिकल ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, हाउ दे आर रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, समझ में आ गया। ये केपलर्स का फर्स्ट लॉ। अभी केपलर्स का सेकंड लॉ देखिए। तो सेकंड लॉ में क्या कहता है, केपलर्स क्या कहता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी, जब तुम्हारे जो प्लैनेट्स घूम रहा है, जब उसका एरियल वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, इट्स सेम, एरिया में चेंज नहीं होगा। अभी सपोज आप देखते होंगे प्लैनेट यहां से प्लैनेट यहां पे जा रहा है, इसको समझो टाइम टी लग रहा है, बराबर है। तो यहां से यहां तक जा रहा है प्लैनेट, इसको टाइम क्या लग रहा है, सपोज टाइम टी लग रहा है। अपन कंसीडर करें टी यानी सेम टाइम। सपोज यहां से प्लैनेट यहां जा रहा है तो इसको भी टाइम क्या लग रहा है, टी। तो इसके हिसाब से क्या है, द एरिया ट्रेस बाय टू रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर यानी क्या है, यहां से जो लाइन जा रही है, यहां से ये सेम टाइम में जाने वाला एरिया, ये जो है ना, ये जो टाइम सेम होगा तो इसका जो आने वाला एरिया भी क्या होगा तुम्हारा, इज ऑलवेज सेम। फिगर कौन भी आपको दिखता होगा, ये ज्यादा है, ये कम है, लंबा है, बट एरिया इज ऑलवेज सेम। दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरिया क्या होगा तुम्हारा, सेम। जिस प्लैनेट यहां से आते जाने का उसका टाइम टी होगा तो एरिया भी उतना ही होगा। समझ में आ गया। यहां पे सपोज टाइम टी है, सपोज इसका टाइम टी है, इसका एरिया ए है, तो यहां पे टाइम टी हो तो इसका एरिया कितना होगा, ए। सपोज यहां पे टाइम टी है और यहां पे टाइम 2t है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका डबल है। टाइम ज्यादा होगा तो एरिया कितना होगा, टी के लिए ए आता है तो 2t के लिए क्या आएगा तुम्हारा 2a, है ना। तो टाइम बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि प्लैनेट तुम्हारे यहां से रिवॉल्व हो रहा है, जैसे प्लैनेट तुम्हारे सन के नजदीक आता है तो प्लैनेट की क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। जैसे सन से दूर आता है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी कम होती है। समझ में आया सेकंड लॉ, समझ में आ गया क्या है सेकंड लॉ, क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी यानी क्या है, वेलोसिटी, एरिया का मतलब क्या है, द एरिया स्वैप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। एक एरिया कवर कर रहा है तुम्हारे एक सेम टाइम में, वो क्या रहेगा तुम्हारा, सेम। इसका मतलब क्या है, एरियल वेलोसिटी। अभी यहाँ पे प्लैनेट जा रहा है ना, घूम रहा है ना, तो यहाँ पे जाने को कुछ समय लगेगा, समय लगेगा। डिस्टेंस बाय टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। एरियल यानी क्या, इसका एरिया है जो है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। इसका इधर का टाइम टी होगा तो कहीं भी जाने दो, यहां पे भी होने दो, सेम टाइम में जाता है तो एरिया क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा, एरिया में चेंज नहीं आएगा। समझ में आया सेकंड लॉ। अभी थर्ड लॉ देखिए। थर्ड लॉ क्या दिखा है तुम्हारा, डिपेंड्स अपॉन दैट ऑर्बिटल रोटेशन। अभी केपलर्स सेकंड लॉ के बाद में क्या है, केपलर्स का थर्ड लॉ। सेकंड लॉ हो गया,
के प्लस का थर्ड लॉ। देखो थर्ड लॉ में क्या कहता है, प्लैनेट जब तुम्हारा रिवॉल्व होता है, सपोज ये प्लैनेट, ये तुम्हारा क्या है, के प्लस का ये अपना ऑर्बिट है, इफ यू कंसीडर दिस इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, ये समझो तुम्हारा क्या इलिप्स है ना, ये क्या है तुम्हारा सन यहां पर है, फोकस सन, सपोज ये तुम्हारा सन है ना। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो सपोज तुम्हारा प्लैनेट यहां पे पहले यहां पर है, तो प्लैनेट यहां पे इसे घूम के यहां से जाके आने के बाद में फिर से यहां पे आ रहा है, उसे कुछ तो समय लग रहा है आने के लिए, समय लग रहा है ना, उसी के बाद अपन पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स है ना, रिवॉल्विंग, उसका समय लगने का टाइम क्या है, उसका पीरियड है ना, उसको जो टाइम यहां से आप तक लग रहा है उसको कहीं भी आन दो, उसके बाद अपन टाइम पीरियड है ना, जहां से यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 365 डेज बोलते हैं ना अपन, तो वो क्या है, अर्थ क्या करी वहां से जाके फिर वही पॉइंट पे आ रही 365.25 डेज में अपनी अर्थ क्या करती है, राउंड कंप्लीट करती है ना, तो वैसा क्या होगा उसका पीरियड। तो पीरियड डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारा जितना तुम्हारा प्लैनेट सेपरेट होगा, यहाँ पे क्या है, इसके इलिप्स के ऑर्बिट है, सपोज ये ऑर्बिट है, तो इलिप्स के क्या होते हैं तुम्हारे एक्सिस होते हैं, एक ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसमें ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है मेजर एक्सिस, इस क्या बोलते हैं अपन, बड़ा है ना, उसे बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस, तो सपोज ये ए और ए है, और एक माइनर क्या बोलते हैं अपन बी और बी। द अकॉर्डिंग टू हिम द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी, सेमी का मतलब क्या है, आधा, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर कौन सा है इसमें से, ये मेजर है ना, तो सेमी का इतना एक्सिस कितना है तुम्हारा, ये पूरा मिलके 2 है, तो सेमी का कितना हो गया, सेमी मतलब आधा है ना, तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या है उसका के प्लस का थर्ड लॉ। तो हमेशा अपन बार बार आपके बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया है, तो आपको खाली इतना ही बताया, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली द क्यूब ऑफ द एक्सिस, मेजर और माइनर आपकी बुक्स में मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, तो आपकी बुक में इतना दिया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली टू द आर क्यूब, वेयर आर इज द सेमी एक्सिस है ना, तो मेजर और माइनर में आपके बुक्स में इतना मेंशन नहीं किया। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू द क्यूब ऑफ सेमी एक्सिस, समझ में आ गया है ना। एक्चुअली होता क्या है, मेजर एक्सिस आपके बुक में इतना मेंशन नहीं किया है, समझ में आ गया। केप्लर का थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो एक्सिस जो बड़ा है, बड़े का आधे का क्यूब के इतना है, गॉट इट। ये किसका ओपिनियन है, केप्लर का ओपिनियन। केप्लर के 3 लॉ समझ में आ गया आपको, केप्लर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो बेस्ड ऑन द सेम द क्वेश्चंस आर गिवन, we'll try that questions now. What is the gravitational force between the two objects? The gravitation, दो ऑब्जेक्ट के बीच में gravitational force क्या होगा, निकालना का है। Attractive at the larger distance only, डिस्टेंस लार्ज होता है अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन फेल। अट्रैक्टिव एट द स्मॉल डिस्टेंस ओनली, स्मॉल डिस्टेंस नहीं होता है अट्रैक्ट करेगा क्या, देखेंगे। अट्रैक्ट ऑल द डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को अट्रैक्ट करेगा ना, नहीं। अट्रैक्ट एट द लार्जर डिस्टेंस बट रिपल्सिव एट द, रिपल्सिव है क्या इसमें, नहीं है, तो इसका मतलब कौन से ऑप्शंस नहीं है आपके, ये भी ऑप्शंस है क्या, नहीं है, ये भी ऑप्शंस है क्या, नहीं। अट्रैक्ट एट द स्मॉलर डिस्टेंस ओनली, सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस को अट्रैक्ट करता है क्या, अट्रैक्ट ऑल द डिस्टेंस ओनली, सभी डिस्टेंस को क्या करता है तुम्हारा, ये अट्रैक्ट करता है, बराबर है, सभी डिस्टेंस को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल डिस्टेंस को अट्रैक्ट करता है, लार्ज डिस्टेंस, इसकी रेंज क्या है, सबसे ज्यादा है, बराबर है। तो नेक्स्ट देखिए अभी, इसके बाद में ये देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ये जी का एसआई यूनिट क्या है, मैंने वो बताया आपको, तो वैल्यूज कितनी है उसकी 6.673 इंटू 10⁻⁻11, तो क्या आएगा न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो फॉर्मूला क्या है अपना, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अभी वैल्यू आपको किसकी निकालना है ना, तो क्या होगा जी इक्वल्स टू क्या है, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय m1 m2 इक्वल्स टू कितना है जी। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर और इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम, कितना आएगा पर केजी स्क्वायर, बराबर है।
तो इसका क्या होगा तुम्हारा है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो है क्या यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया, केजी स्क्वायर यहां पे दिया, तो ये गलत है। हाँ सपोज यहां पे ऐसा लिखता था -2 तो ये सही आता था, बराबर है। कभी कभी पर के लिए ऐसे -2 भी लिखते हैं, है ना। तो यहां पे ये करेक्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। समझ में आ गया। कभी कभी बहुत बार ऐसा भी लिखते हैं और इसको लिखता मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2 ऐसे भी लिखा जाता है बहुत बार, समझे। माइनस का किलोग्राम का -2 पावर का मतलब क्या है पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केप्लर्स लॉ। केप्लर्स की 3 लॉ पता है अपने को। लॉज ऑफ ऑर्बिट, पहला लॉज क्या था तुम्हारा, ऑर्बिट, कैसे घूम रहे प्लैनेट्स अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट, बराबर है। ये क्या है तुम्हारा लॉज ऑफ ऑर्बिट, कौन सा लॉ है तुम्हारा, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड वाला क्या है, थर्ड लॉ क्या है तुम्हारा, लॉज ऑफ परेड, कितना टाइम लग रहा है उसको घूमने के लिए, है ना, टी स्क्वायर डायरेक्ट आर क्यूब, जो भी आपको लिखना है वो लिखो, है ना। तो इसका मतलब परेड का भी है, ऑर्बिट का है, फर्स्ट लॉ है ना। ये कैसा तुम्हारा थर्ड है। और सेकंड लॉ क्या बताता है आपका, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मास के बारे में कुछ बोला क्या उसने, तो नहीं बोला। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट अ केप्लर्स लॉ, तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट वन देखो, द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द एसआई यूनिट द सेम। अपन ने अभी वैल्यूज पता है कि आपको शायद याद भी होगा मेरे ख्याल से। कौन बोलेगा इसका आंसर, वैल्यू ऑफ जी इज, देखिए ऑप्शन बोलता हूं मैं आपको। फर्स्ट है क्या, वेरी गुड। सबसे पहली बात क्या है, पावर क्या माइनस में है, याद रखना है आपको, पावर क्या है 10⁻⁻11। तो यहाँ पे +11, ये ऑप्शन गायब हो गया, आपको ये ऑप्शन ही नहीं होगा, है ना। आप लोग समझ आता भी नहीं होगा तो भी कैसा ढूंढना है बता रहा हूं मैं आपको। यूनिट क्या है, अब यहाँ पे 6.673 10⁻11 है, ये तो 9 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन अपना फेल, ये भी नहीं है तो ये भी फेल, बचा कौन सा, फर्स्ट, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसा आपको ये अपना पावर में तो माइनस, यहाँ पे तो प्लस ही होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए, तो ये अपना ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अपन अगर अपन याद ही नहीं किए, अपन क्या करें 6.673 करें ना, तो वो है। और यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। कभी काफी बार ऐसा भी लिखता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ऐसा भी लिखा जाता है बहुत बार। तो आंसर क्या आ गया इसका, फर्स्ट। इज इट क्लियर नाउ, एनी डाउट, गुड। नेक्स्ट वन देखो, तो यहां पे देखिए अभी शायद आपको इसका आंसर आ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द केप्लर्स सेकंड लॉ। तो क्या पूछ रहा है सेकंड लॉ, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, पता है अपने को, है ना। विद द सन इज वन फोकस एज शोन इन द फिगर। सन क्या है तुम्हारा एक फोकस है, एक्चुअली सन तुम्हारा दिख रहा है सेंटर में यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे को दिमाग में रखना है कि फोकस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सन क्या है तुम्हारा फोकस ही है, 2 फोकस होते हैं इलिप्स को, तो उसमें से एक फोकस क्या है तुम्हारा सन है, आपको दिख रहा होगा सेंटर में है, लेकिन सेंटर में वो नहीं है। फोकस एट द फिगर, द शेडेड एरियाज आर इक्वल। शेडेड एरिया क्या है तुम्हारा इक्वल है इफ T1 and T2 are times taken by the planets O. Okay, moving from A to B, प्लैनेट क्या करे तुम्हारा, प्लैनेट का नाम O दिया है उन्हें, तुम्हारा A से B तक प्लैनेट तुम्हारे मूव हो रहे हैं, उसके लिए टाइम क्या लग रहा है आपको T. फ्रॉम C to D, C से लेके D तक क्या जा रहा है तुम्हारा टाइम T, है ना। देन तो क्या होगा, the shaded areas are equal if T1 and T2 are the times taken by the planet O moves from A to B। यहाँ पे planet का नाम है समझो, O planet है, O से लेके B तक जा रहा है ना, and from C to D respectively। then तो आपको बताना है टाइम में एरिया सेम है बता रहा है उन्हें, है ना। the areas are equal, तो टाइम क्या होगा, टाइम सेम होगा, वेरी गुड। If the areas are equal then time is also same, क्योंकि मतलब इक्वल एरियाज बताए, तो इसका मतलब ये एरिया इक्वल है, इसका मतलब एक टाइम भी क्या होगा उसका सेम।
the A or A, because we know the area velocity is constant. अभी सपोज यही क्वेश्चन में बोलता हूं मैं, if the area is double then what will be the time? एरिया डबल हो रहा है आपका, समझो A से B का एरिया A है और C से D का एरिया 2A है, तो टाइम भी डबल हो जाएगा, बराबर है। तो यहां पे तुम्हारा टाइम क्या, इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ये डी, एरिया बढ़ता है तो वो हिसाब से ही तुम्हारा बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, एरिया टाइम सेम है, तो यहाँ पे भी क्या एरिया सेम है, देयर आर इक्वल, देन T1 and T2 times taken by the planets from A to B and from C to D are also, that both are same, T1 equals to T2। समझ में आ गया, isn't difficult in that है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर आप आज अपने क्या पढ़े, समरी। सबसे पहले क्या देखे अपने, आते ही इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशंस, ग्रेविटेशंस क्या है ना, वो देखे अपने। और क्या देखे अपन, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस देखें। ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ अर्थ ओनली। ग्रेविटी क्या है, जो अर्थ ही खाली अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को, वो क्या है तुम्हारी ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, जहां जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उसमें का हर एक मैसिव ऑब्जेक्ट का फोर्स, यानी क्या है तुम्हारा ग्रेविटेशन, वो देख लिए। फिर बाद में कंपैरिजन देखे, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज समटाइम अट्रैक्टिव समटाइम रिपल्सिव आल्सो। ग्रेविटेशन वैसा है क्या, नहीं है। और क्या है, रेंज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स इज हाई। ग्रेविटेशन की रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज क्या होती है, कम होती है ना। बट ग्रेविटेशन फोर्स इज वीक। ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रांग है क्या, नहीं है। छोटे से चार्ज आप देखते होंगे आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, चार्ज आप पेपर के थोड़े बारीक पीसेस करे आप रब करते हैं तो पेपर के चार्ज क्या है उसको चिपक जाते हैं। चिपकती इसका मतलब वो चार्ज या ग्रेविटी के अपोज में जा रहे हैं। ग्रेविटी क्या करती है, किसी को नीचे खींच रही है, बट चार्ज ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये अपन देख लिए। और क्या देखिए, केप्लर्स की 3 लॉज। केप्लर्स की 3 लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है तुम्हारा, लॉज ऑफ ऑर्बिट, कैसे घूमते हैं और प्लैनेट्स ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। घूमते इस समय इलिप्टिकली घूमते हैं, लेकिन उसमें से सन कौन है, वह सन इज वन फोकस ऑफ द इलिप्स। सन क्या है तुम्हारा, वन फोकस ऑफ द इलिप्स है। फर्स्ट लॉ क्लियर। सेकंड लॉ क्या देखा अपने, लॉज ऑफ एरिया। एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स इज कांस्टेंट, है ना। जो सेम टाइम में द एरिया स्वैप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, है ना। सेम टाइम में जो एरिया कवर करने वाला प्लैनेट्स का क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा। इसका मतलब एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। सेकंड लॉ क्लियर। थर्ड लॉ में क्या देखा है अपन ने, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब हाफ, मेजर यानी बड़ा, उसका क्यूब, है ना। टाइम स्क्वायर डायरेक्टली क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये देख चुके हैं, बराबर है। और क्या देखिए फिर अपन ने फॉर्मूला देखिए ग्रेविटेशन का, द फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, वेयर डी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मासेस। डी क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस कहां से तुम्हारा, उसके मासेस का सेंटर से, वो भी अपन देख लिए। एंड डिपेंड्स अपॉन मास ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, मास कम तो अट्रैक्शन भी कम, है ना। डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन कम का ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, है ना। वो भी अपन देख चुके हैं। तो अभी देखेंगे अपन इसका नेक्स्ट एग्जांपल। ये होमवर्क है लेकिन अपन यहीं पे देखेंगे, पता है मुझे आप घर पे कुछ नहीं करते बोल के, करते हो, चेक करेंगे। तो अभी इसका क्वेश्चन देखिए, कौन बताएगा मुझे ऐसे, पढ़िए क्वेश्चन। होमवर्क है, मैं अभी कर ले रहा आपके से, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन, मुस्कुराना नहीं, पढ़िए। हम्म, वेरी गुड, गेट। क्वेश्चन समझ में आ गया है, इन्होंने पढ़े तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोल रहे हैं, देखो द फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स m अबाउट द सन। यस, ये सन है और प्लैनेट क्या है, m तुम्हारा घूम रहा है, यहां से घूम रहा है। एंड द शेडेड एरिया ऑफ SCD, यस
सी डी बोल ये एरिया, ये जो है ना एरिया यहां से का कर, ये कलर से एरिया क्या है तुम्हारा, यस यस सी डी इज थ्राइस द शेडेड एरिया ऑफ एस ए बी, वो तो ये 3 गुना ज्यादा है, ये एरिया क्या है तुम्हारा, कितना ज्यादा है, थ्राइस, यानी ट्वाइस है क्या, सॉरी ट्वाइस मैं गलती करा, ट्वाइस यानी क्या है 2 गुना ज्यादा है ना। सपोज ये तुम्हारा ए होगा तो ये कितना होगा 2 है, उसके डबल होगा, दुगुना होगा, ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ एस ए बी। तो एस ए बी का एरिया क्या है, ए है, और इसका एरिया कितना है तुम्हारा 2a है। इफ t1 इज अ टाइम फॉर द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम c टू d, तो यहां पे कितना टाइम लग रहा है आपको, t1 लग रहा है ना, टाइम फॉर द प्लैनेट मूव्स फ्रॉम c टू d इज t2, c से, अरे सॉरी, t1 इज फॉर टाइम टू मूव फ्रॉम c टू d, ओके, एंड t2 इज टाइम फ्रॉम a टू b, t2 कितना लग रहा है टाइम, a से लेके b तक t2 लग रहा है। देन आपको रिलेशन बताना है, तो क्या होगा, तो पता है आपको एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, तो इसका एरिया ज्यादा तो टाइम इसको क्या लगेगा ज्यादा, है ना, इसका मतलब बड़ा कौन है इसमें, t1 बड़ा होगा, कितने से बड़ा होगा 2 गुना बड़ा होगा, तो t1 बड़ा होगा, इसमें कोई रिलेशन है क्या, इसमें है, कितना बड़ा है t1, कौन सा ऑप्शन इसमें देखो, चलो मुझे भी नहीं आता, चलो आपको भी नहीं आता, चलो किसी को नहीं, फिर भी अपन निकाल सकते, कैसा 4 गुना का तो रिलेशन है ही नहीं, बराबर, सेम तो आ ही नहीं सकता, एरिया तो अलग है, तो वो भी आंसर नहीं हुआ अपना, ये का कंपैरिजन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, बचा कौन सा, सीधा सीधा t1 क्या है तुम्हारा ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 गुना से, तो ये आंसर आपका आ गया, समझ में आ गया है ना। t1 कितना है आपका, इसको t2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो t1 कितना आएगा, है ना। इसमें सपोज ये एरिया के बारे में, ये एरिया क्या है a है और ये एरिया a है, तो ये कितना होगा तुम्हारा, कितने बराबर t2 के बराबर, और ये भी एरिया क्या है t2 के बराबर, इसका मतलब t1 कितना आ गया 2 बार t2, 2 बार t2 का मतलब क्या, ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, समझ में आ गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत, सब यहाँ पे ट्वाइस के भी थ्राइस रहता था, तो इंस्टेड ऑफ ट्वाइस देयर शुड बी थ्राइस, तो क्या आता था आंसर, वेरी गुड 3 आता था, है ना, वेरी नाइस। तो अभी उसके बाद में देखिए ये एग्जांपल्स, सॉरी, हाँ, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ इज 5 hours if the separation between the earth and the satellites is increased to 4 times, इसको सेपरेशन बढ़ गया देखो अभी, then वैल्यूज ऑफ द न्यू टाइम पीरियड्स विल बी बिकम्स इन आवर्स, आपको निकालना है, टाइम निकालना है आवर्स में, किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूले पे, केपलर्स के कौन से लॉ पे है, ये केपलर्स के थर्ड लॉ पे, क्या है केपलर्स का थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्ट टू द क्यूब ऑफ एक्सिस, है ना, ये अपना है, तो इसमें क्या बोला, द टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ अर्थ इज 5 hours, अर्थ का टाइम क्या था 5 घंटे था, इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज बाय 4 times, ऑर्बिट बढ़ गया आपका, तो कितना है था, ये था ए था, तो कितना हो गया तुम्हारा 4a हो गया है, समझ में आ गया, ए था तो कितना हो गया है 4a हो गया है। देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, निकाल सकते हैं, निकालो निकालो, क्या होगा t स्क्वायर डायरेक्ट a क्यूब, हाँ अब देखो, तो क्या है, चलो अपन कांस्टेंट वैल्यू k लेता हूं मैं, t स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू ए क्यूब, बराबर है, k इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स है, पता नहीं मुझे, कुछ भी रहने दो, है ना। तो ये टाइम कितना है अपने पास 5 दिया है उसने, चलो तो यहाँ पे तो a कितना a है, तो अभी नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है आपका पता, t अपने को पता नहीं है ना, ये t1 है, t2 पता है क्या अपने को नहीं है, इक्वल्स टू k, a कितना हो गया आपका, कितने गुना बढ़ गया है आपका 4 times, 4a का क्यूब, बराबर है, तो क्या 4 का कितना क्यूब हो गया तुम्हारा 64 a क्यूब, तो यार देखो a क्यूब यानी कितना है तुम्हारा t1 स्क्वायर, a1 कितना है तुम्हारा, t2 कितना है, t2 स्क्वायर इक्वल टू कितना है तुम्हारा 64 a क्यूब,
तो तुम्हारे पता है T1 स्क्वायर यानी कितना है a क्यूब, इसको लिखता मैं T2 स्क्वायर इक्वल टू 64, तो यहां पे लिखता मैं T1 स्क्वायर। T1 स्क्वायर कितना है 25 है, 5 है क्या, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो T2 कितना है T2 स्क्वायर इक्वल 64 इंटू 25, बराबर है। अब स्क्वायर रूट लेता हूं मैं T2 कितना आएगा, इसका 64 का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर रूट 8, 5 का स्क्वायर रूट सॉरी 25 का स्क्वायर रूट 5, तो कितना का 8 5 40, इसमें ऑप्शन दिया है क्या, ये है, तो फिर आंसर क्या होगा इसका ए। समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी इसमें, गुड। तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर, इफ एनीवन हैविंग द डाउट्स प्लीज आस्क एंड क्लियर योर डाउट्स। कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए और डाउट्स को क्लियर करिए, डाउट्स को पेंडिंग में मत रखिए। इज एनीवन हैविंग डाउट, कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, okay, thank you.